हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक प्रक्रियाएं और समीकरण क्या होते हैं। इसको आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। रासायनिक परिवर्तन के नाम पे जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो सब रासायनिक प्रक्रियाओं के को ही इन्वॉल्व करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है पहले इसको समझिए और इसके बारे में आप समझिए। रासायनिक प्रक्रियाएं वह प्रक्रिया होती है जिसमें पुराना पदार्थ जो है नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि पुराना पदार्थ नए पदार्थ में बदल गया? तो इसके लिए आप इसके कणों को देखिए। अगर ए के कण कुछ हैं तो यदि बी बन गया तो बी के कण कुछ होंगे। यद्यपि जो परमाणु ए में यूज होगा वही परमाणु बी में यूज होगा, लेकिन परमाणुओं का हो जाता है पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का मतलब कि पुराने बंध यहाँ पे टूटेंगे और यहाँ पे नए बंध बनेंगे, जिससे लगेगा कि इस पदार्थ और इस पदार्थ में कोई तुलना नहीं है, दोनों के गुणों का एकदम अंतर आ जाता है। इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। जैसे हम एक एग्जांपल आप देते हैं, जैसे KClO3 है। KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो KCl प्लस O2 बनता है। बैलेंस करेंगे तो 3O2 हो जाएगा और यहाँ पे 2। तो कहने का मतलब पोटेशियम क्लोरेट है, एक ही पदार्थ है, ये दो पदार्थों में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे चूंकि नए पदार्थ बने तो ये क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन में सदैव परमाणुओं का पुनर्वितरण होता है, उसकी सहायता से नए आपको यौगिक बनते हैं। इसके बाद आइए कि इसका एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स जो है आप डेली लाइफ में बहुत देखते हैं, जैसे दही का बनना, दूध का खट्टा होना। आप जब श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, तब भी आप केमिकल रिएक्शन करते हैं। खाना जो आपका पचता है वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। पौधे जब भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, वहां पे भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है। उसके अलावा लैब में तो केमिकल रिएक्शन जितने होंगे वो सब लैब के होंगे ही। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को ले लीजिए, मैग्नीशियम रिबन को लेके हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके अलावा हम ये तो मान लीजिए हम कणों की सहायता से पहचान लिए कि यहाँ पे पदार्थ कुछ है, यहाँ के कण कुछ है, यहाँ कण। लेकिन उसके अलावा यदि आपको रिएक्शन की अभिलाक्षणिक गुण कुछ होते हैं जिनकी सहायता से आप बिना कणों के भी पहचान सकते हैं, लेकिन वो 100% प्रूफ नहीं है कि हर चीज उससे पहचानी जा सकती है, लेकिन एक आइडिया देते हैं कि रासायनिक प्रक्रियाओं के क्या क्या गुण हैं। तो अब आइए अभिलाक्षणिक गुण, इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक गुण। तो 5 गुण हैं। पहला है गैस का निकलना। जब भी रासायनिक प्रक्रिया होगी तो हो सकता है गैस निकले, उसमें गैस का निकासी होता है। गैस की निकासी। दूसरा है परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ये सब है। ताप में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा है रंग में परिवर्तन हो सकता है। चौथा है आपका अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। और एक 5वां है अवस्था परिवर्तन। तो जब भी आप पदार्थ लेते हैं और ये सब क्रियाएं आप देखेंगे तो इसकी सहायता से भी हम समझ जाते हैं कि इसमें रासायनिक प्रक्रिया हुई होगी। लेकिन हमने बताया कि 100% नहीं है। जैसे अवस्था परिवर्तन आप जानते हैं कि बर्फ है और लिक्विड है और वेपर है, वाटर वेपर, तो तीनों में अवस्था परिवर्तन हुआ, यानी जल बर्फ भी बनता है और जल वेपर में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन वहां पर बेटा केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं, जल, बर्फ और गैस, तीनों के पार्टिकल एक ही है, यानी H2O है। तो वहां अवस्था परिवर्तन हुआ लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो ये केवल एक प्राइमरी है कि आप इससे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। गैस की निकासी। गैस आप देखेंगे कि ज्यादातर जब भी दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसमें से गैस निकलेगा। जैसे यदि हम कोई भी ले लें, धातु ले लें, जिंक ले लें,
और इसको सल्फ्यूरिक एसिड में, कम सल्फ्यूरिक एसिड ले ले या डाइल्यूट भी ले ले, तो जिंक सल्फेट बन जाता है और H2 गैस बाहर निकलती है। गैस को हम दिखाने के लिए तीन ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। तो गैस की निकासी होती है। तो यदि किसी भी रिएक्शन में यदि आप दो पदार्थ मिला रहे हैं और गैस निकले तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके गुण है। दूसरा है ताप। ताप का मतलब ये हुआ कि चूंकि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऊष्मा का अवशोषण और उत्सर्जन हम उसके ताप द्वारा अनुभव करते हैं। तो यदि ये रिएक्शन है और ऊष्मा इसमें क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो आप देखेंगे अगर टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे तो परख नली गर्म हो जाएगी। परख नली क्या हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसी रिएक्शन को यदि आप देखें तो यहाँ पे भी परख नली क्या होगी, गर्म होगी। उसके अलावा ताप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप घरों में यूज करते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहा जाता है क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब आप जल में घोलते हैं H2O में, तो ये स्लैग्ड लाइम, यानी इसको कहा जाता है बिना बुझा चूना और इसको कहा जाता है बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये बिना बुझा चूना है, ये बुझा चूना है। और थोड़ी देर बाद जब आप सफेदी करते हैं तो 2 से 3 दिनों बाद ये वातावरण से CO2 ले लेता है बेटा, और CO2 लेके वातावरण से बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे कि आपके घरों की दीवारों पे आप देखे होंगे कि चमक उत्पन्न होती है। अंत में जो सफेदी आप लगाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जब ये क्रिया की जाती है, जिस भी बर्तन में इसको पानी के साथ डाला जाता है या भिगोया जाता है, तो ये आप देखते हैं कि वो बर्तन तुरंत हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा ऊष्मा इसमें निकलती है और दिखती भी है। तो यहाँ पे जब ये क्रिया होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CO2 बाद में वातावरण से लेके CO2 ये करें, तो इस क्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी जो है बाहर निकलती है, जो कि ताप के रूप में आपको दिखाई देगी। और बेरियम हाइड्रोक्साइड यदि आप टेस्ट ट्यूब में लें और अमोनियम क्लोराइड उसमें मिलाएं तो देखेंगे कि वो ठंडा महसूस होता है। तो जब उसमें एनर्जी दी जाएगी, हीट किया जाएगा, तो बेरियम क्लोराइड और अमोनिया और H2O प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनने का मतलब है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो कि अपक्रिया के दौरान विलयन से बाहर निकलते हैं, यानी आउट हो जाते हैं। बाहर निकलना यानी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, वह इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विलयन में यानी जली विलयन में नहीं घुल पाता, तो अवक्षेप के रूप में बाहर आता है। जैसे एग्जांपल्स आप देखिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को जब आप NaCl में आप रिएक्शन कराते हैं तो AgCl का अवक्षेप बनता है, AgCl प्लस NaNO3। AgCl जो होता है ये दही की तरह अवक्षेप होता है, ये नीचे बैठ जाता है, ये विलयन में इनसॉल्युबल होता है। इसके अलावा बेरियम क्लोराइड आप ले लीजिए, बेरियम क्लोराइड को H2SO4 में करिए तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन जाता है, प्लस 2HCl। तो कहने का तात्पर्य है कि अवक्षेप का बनना, इसके द्वारा भी कई रिएक्शन पहचाने जाते हैं। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन का मतलब ये है बेटा कि कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप कैम्फर को जलाते हैं तो देखते हैं कि वह बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो वहां अवस्था का परिवर्तन हुआ, वो केमिकल चेंज है। इसके अलावा कैंडल वैक्स ले लीजिए, मोमबत्ती, जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें द्रव अवस्था में बनता है
यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और CO2 गैस बाहर निकलती है और जलीय अवस्था भी आती है, यानी जल भी बनता है H2O। कैंडल वैक्स का जलना इसलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब आइए केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशन का मतलब ही होता है कि इसके दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारी पदार्थ, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और केमिकल इक्वेशन होता क्या है, प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की एक कला है, संक्षिप्त रूप में लिखने की एक कला है, प्रतीक एवं सूत्र की सहायता से, यानी सिंबल और फार्मूला की मदद से जब हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन है। और इसके दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब भी केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं तो ज्यादातर वह अनबैलेंस होते हैं, अर्थात परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं रहती। तो हमें उसको बैलेंस करना होता है, क्योंकि कोई भी रासायनिक क्रिया होगी वह बैलेंस होनी चाहिए। एक सिद्धांत है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, या लैवासिये का सिद्धांत की एनर्जी और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। और केमिकल इक्वेशन बताता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशन, इससे आपको दो जानकारियां मिलती हैं। एक जानकारी मिलती है उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी मात्रात्मक विश्लेषण। जैसे कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए ये है जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे गुणांक है, इसको कहा जाता है कोफिशिएंट। तो इसका गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 है। तो ये दो चीज ये रिएक्शन बताना है। पहली चीज बताना है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हमको जिंक सल्फेट और H2 गैस मिलता है। ये हुआ क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी गुणात्मक। लेकिन संख्या जो है, यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं, तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वह बताते हैं कि कितनी मात्रा प्रोड्यूस हुई। जैसे जिंक का यदि इसका आप परमाणु भार ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने ग्राम से इतना 2 ग्राम आपका H2 गैस मिला। तो दो चीजें आपको इससे पता चलती हैं, एक को कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरे को कहेंगे क्वांटिटेटिव। और ये संख्या ये बताती है, जैसे यहाँ पे एक कण है जिंक के, एक H2SO4 के, एक इसके, एक इसका H2 गैस प्रोड्यूस हुआ। इसको आप ये भी कर सकते हैं, यदि हम n से मल्टीप्लाई कर दें सबको तो n हो जाएगा, n हो जाएगा, n हो जाएगा, अर्थात ये मोल में कन्वर्ट हो गए। 1 मोल जिंक 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके 1 मोल जिंक सल्फेट और 1 मोल H2 गैस प्रोड्यूस करता है। अब दूसरी बात आती है बैलेंस हम कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशन को, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन बैलेंस रूप में नहीं होते। आप सब इन केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो बैलेंस करने के दो तरीके हैं। एक को कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड, और एक तरीका जो है वह सर्टेन मेथड है। हम आपको दोनों विधियां बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। और एक बात ध्यान दीजिए, इस केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इससे और सूचना मिले, हमको 2-3 चीजें करनी होंगी। एक करनी ये होगी कि इसमें किन दशाओं में ये रिएक्शन हो रहा है उसको दिखाना होगा, और यदि वह गैस है तो हमको ऊपर की ओर, और छेप है तो नीचे की ओर तीर लगा के दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा एनर्जी चेंज की एनर्जी अवशोषित हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
अगर ये सब हम इसमें सूचना और ऐड कर दें तो हमारा ये केमिकल रिएक्शन और ज्यादा सूचना परक और अच्छा हो जाएगा। अब बैलेंस करना आप देखिए, एक रिएक्शन आप जान रहे हैं मीथेन है। मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस जल। अब इसको सूत्र और संकेत द्वारा लिखिए। तो मीथेन का सूत्र आप 9th में पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से किसी यौगिक का सूत्र लिखा जाता है। तो मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, CH4 प्लस ऑक्सीजन का O2 बन गया आपका CO2 प्लस H2O। पहला मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे बैलेंस करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 1 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में जो चीज ज्यादा जगह आती है पहले उसको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए CO2, यहाँ पे है CH4, तो एक कार्बन है एक कार्बन, तो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो इस 4 को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2s2 लिखना होगा, तब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस होगा। तो हम लिख देते हैं 2s2O। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 4 से, यहाँ पे 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की एक अणु की कमी है, तो अब यहाँ पे 2O2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया। इसको कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन एक आप सर्टेन मेथड समझिए, जैसे यदि हम लिख दिए CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, तो यहां हम मान लेते हैं A है, यहां मान लीजिए B है, यहां X मान लीजिए, यहां Y। तो अब आप तुलना करिए। हमने बताया कि कोई भी रासायनिक क्रिया संतुलित तब मानी जाएगी जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सेम हो। लेकिन तो इधर परमाणु कार्बन का यदि आप परमाणु देखिए तो एक परमाणु है, तो यानी A से मल्टीप्लाई है, तो परमाणुओं की संख्या A, और इधर परमाणुओं की संख्या X है, तो A बराबर X, ये एक समीकरण हो गया। दूसरा हाइड्रोजन के लिए लिखिए तो 4A बराबर इधर हो जाएगा 2Y, और तीसरा ऑक्सीजन के लिए लिखिए तो 2O 2B बराबर 2X 2, और ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो Y। तो ये 3 हुए। अब आपको यही गुणांक लिखने हैं, A B X Y क्या हो, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो आप इसमें देखिए कि जो ज्यादा जगह आया है उसको कुछ मान लीजिए। जैसे हमने A को मान लिया या X को मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, A X को 1 मान लिया जाता है, तब उसके बाद काम शुरू किया जाता है। तो 1 मान लिए, A बराबर X बराबर 1 हम ये मान लिया गया। अब यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो A बराबर 1 रखे तो 4 बराबर 2Y, तो Y बराबर यहां से आ गया 2, और X बराबर 1 और Y बराबर 2 यहां रख दीजिए। तो 2B बराबर 4, तो B बराबर हो गया 2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी A बराबर 1 यानी CH4 प्लस B बराबर 2 2O2, X बराबर 1 CO2 प्लस Y बराबर 2, तो 2H2O। तो इस प्रकार से आपका बैलेंस हो गया। तो ये सर्टेन मेथड है कि आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जब आप Fe को वेपर के साथ H2O के साथ करते हैं तो Fe
3O4 प्लस H2 गैस बनता है। या फिर यानी लोहे को जब आप वेपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 फेरोफेरिक ऑक्साइड Fe2O और Fe2O3 का ये मिक्सचर होता है और H2 गैस बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से देखिए, तो Fe को आप बैलेंस करेंगे तो 3 यहाँ Fe है तो आप यहाँ लिख दीजिए 3 Fe बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो आप लिख दीजिए 4H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे H2O के रूप में है और 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख दीजिए, आपका ये समीकरण बैलेंस हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पे कंबाइंड रूप में है पहले उसको बैलेंस किया गया और हाइड्रोजन चूंकि फ्री अवस्था में था तो हाइड्रोजन को अंत में बैलेंस किया गया। इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। यदि इसको आप हमारे फार्मूले से करिए AFE प्लस BH2O C Fe3O4 प्लस BH2, तो Fe के लिए आप लिखेंगे तो A बराबर 3C पहला समीकरण, क्योंकि यहाँ 3 एटम है तो 3C हो गया। हाइड्रोजन के लिए लिखिए तो 2B बराबर, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, 2B बराबर 2D। ऑक्सीजन के लिए लिखिए तो B बराबर इधर से आ गया 4C। अब यहाँ पे आप किसी एक को मान लीजिए, जैसे यदि आप C को 1 मान लेते हैं तो A बराबर हो गया 3। C को 1 मान लिए, चूंकि C यहाँ पे 2 जगह है तो हमने कहा कि जो ज्यादा जगह है उसको मान लीजिए, तो C बराबर 1 मान लिया गया तो A बराबर हो गया 3, तो B बराबर हो गया आपका 4 और B बराबर 4 होते ही यहां से चूंकि B बराबर D है तो इसलिए D बराबर आपका क्या हो गया 4। अब इस समीकरण को पुट कर दीजिए। A का मान क्या है 3Fe प्लस 4H2O बराबर हो गया Fe3O4 प्लस 4H2। तो बेटा इस तरह आप प्रैक्टिस करिएगा और धन्यवाद। और क्वेश्चन करिए, जो भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।